एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 का चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया है ऑप्टिक्स, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें अभी हम लोग रिफ्लेक्शन स्टडी करने वाले हैं। आज से हमारा रिफ्लेक्शन ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इससे रिलेटेड कंसेप्ट स्टडी किए थे। रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एट्सेट्रा। तो वो टॉपिक ज़रूर देखें बच्चों ये लेक्चर देखने से पहले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। आपको एक बात बता दूं, लेकिन मैं पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, तो उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर्स एंड MCQs, DPP शीट्स मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो वहाँ पे जाके आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और सभी टाइप के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें ये आगे का टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे अभी सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसकी हमने बात की थी। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक मतलब रिफ्लेक्शन पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन क्या होता है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों रिफ्लेक्शन में देखो, रिफ्लेक्शन में हम लोग, आपको पता है कि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आपने ऑलरेडी 11th 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, है ना। तो उसी से रिलेटेड मतलब कुछ साइन कन्वेंशंस हम लोग यूज़ करने वाले हैं। मतलब देखो, मान लो यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर हम लोगों ने लिया, मान लो ऐसे कॉन्केव मिरर मैंने लिया। कॉन्केव मिरर पता है बच्चों, कॉन्केव मिरर हम लोग कैसे बनाते हैं आपको पता है। देखो मैं बताती हूँ आपको। मान लो एक सर्कल हमने लिया है, ऐसे सर्कुलर शेप का मिरर हमने लिया है, ऐसे सर्कुलर शेप का मिरर हमने लिया है मान लो। ठीक है, इस सर्कुलर शेप का ये क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रेडियस है। तो इस सर्कुलर मिरर का हमने क्या किया, इतना पार्ट कट करके, मतलब इतना पार्ट मैंने कट किया और बस इसी शेप का हमने मिरर लिया, ये शेप का मैंने मिरर लिया। तो बच्चों ये जो होता है ये कॉन्केव मिरर होता है। अगर मैं इसको ऐसे इस साइड से देखूँ तो ये कॉन्केव मिरर बनेगा, अगर मैं इस साइड से देखूँ तो वो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, है ना। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में आएगा। ये जो पॉइंट है यहाँ से जितना ये डिस्टेंस होता है इसको हम लोग उस कॉन्केव मिरर की रेडियस बोलते हैं। तो ये जो है R, दैट इज रेडियस ऑफ दिस कॉन्केव मिरर। और ये साइड में जो है ये कॉन्केव मिरर है, इसका मतलब ये प्लेन सरफेस जो है उसकी एक साइड जो है वो यहाँ पे हमने क्या की है, उसको पॉलिश्ड किया है, ऐसे मान के चलते हैं। तो बच्चों इसका जो सेंटर रहेगा, इस मिरर का जो सेंटर रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोल। इसको क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। एंड ये जो है ये उसकी क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्केव मिरर है, ये उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसको बोला जाता है। तो इसी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे पोल हमने लिया, मतलब यहाँ से एक एक्सिस, इस पोल में से एक एक्सिस हम लोग पास करेंगे। तो पोल में से जो एक्सिस पास होता है उस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो यहाँ पे ये एक्स जो है, एक्स डैश बोलेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पे एक्स डैश क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स डैश यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मेन एक्सिस रहेगा जो कि ये पोल में से पास होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने पोल दिखाया है, यहाँ पे मान लो मिरर रखा है। तो बच्चों आपको मिरर में इमेज देखनी होती है ना, क्योंकि उसके आगे हम कोई भी मतलब खुद हम लोग भी मिरर में देखते हैं। हम क्या देखते हैं, हमारी इमेज हम मिरर में देखते हैं। तो हम क्या हो गए, हम एक ऑब्जेक्ट हो गए। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, तो ये ऑब्जेक्ट हम लोग मिरर में ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो इसकी इमेज हमें इसके अंदर दिखेगी, राइट। तो बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर ये पोल की यहाँ पे हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया, ये पोल के लेफ्ट साइड में अगर हम लोग कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में कौन सा डिस्टेंस मेजर करना है मुझे, ये वाला डिस्टेंस। ये किसका डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग हमेशा यहाँ U से डिनोट करेंगे, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हम लोग किससे डिनोट करेंगे,
यू से डिनोट करेंगे। तो इस साइड का जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस हम लोग हमेशा उसको हम लोग निगेटिव साइन देंगे। तो यहाँ पोल की इस साइड का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रहेगा, ये भी निगेटिव रहेगा। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के चाहे ऊपर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के चाहे नीचे हो, वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। सिमिलरली यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से मान लो मैंने बोला आपको पूछा कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है। ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब ये वाला हाइट। तो ये हाइट अगर मैंने आपको पूछा तो ये अबो मतलब आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करोगे। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग मेजर करेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो उसको निगेटिव साइन देंगे। सिमिलरली पोल के अगर राइट साइड में मान लो यहाँ हमें इमेज दिख रही है, यहाँ कहीं तो भी इमेज दिख रही है ऐसी, ठीक है। ये इमेज चाहे इरेक्ट हो मतलब इस डायरेक्शन में हो या फिर इस डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, ओके। तो हम लोग इसको मेजर करना चाहते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब पोल के राइट साइड में है। तो अगर ये पोल के राइट साइड में है तो हम लोग इसके लिए कौन सा साइन यूज़ करेंगे, पॉजिटिव। पोल के राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, पोल के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव डिस्टेंस लेंगे। सिमिलरली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हम मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव। तो बच्चों ये साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है। देखो पोल के लेफ्ट साइड में निगेटिव लेना है, पोल के राइट साइड में गए तो पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करें तो पॉजिटिव लेना है, उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करें तो निगेटिव लेना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस ये पार्ट याद रखो। पोल क्या होता है, जो इसका सेंटर रहेगा उसको हम पोल बोलेंगे, और उस सेंटर पोल में से जो एक्सिस पास होगा उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। दैट्स इट। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं बच्चों। आई थिंक आप लोगों ने 9th-10th स्टैंडर्ड में ही इसको स्टडी किया होगा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये वाला, ये भी बहुत, ये सभी बेसिक कंसेप्ट अभी चल रही है, अभी मेन टॉपिक तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो इसमें सबसे पहले देखो डाइवर्जिंग बीम क्या होती है उसकी हम बात करते हैं। बच्चों कोई सी भी चीज़ हो, चाहे मैं हूँ, चाहे ये टेबल है, चाहे बोर्ड है, कुछ भी हो जो हम लोग देख पाते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, उसके ऊपर जब लाइट गिरेगा तभी हम लोग देख पाएंगे, है ना। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर जब लाइट फॉल होता है तो वो लाइट फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, राइट। मान लो यहाँ पे हमने कोई चीज़ रखी है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल होगा, ये लाइट फॉल होने के बाद ये लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये लाइट जब उसके ऊपर फॉल होगा एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करेगा, खुद को डाइवर्ज करने का काम करेगा। तो ये देखो यहाँ पे ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं से तो भी लाइट इसके ऊपर फॉल हुआ एंड देन लाइट डाइवर्ज हुआ। तो इसी लाइट को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जन बीम बोलते हैं। डाइवर्जिंग बीम फ्रॉम अ रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट से जो रेज है वो डाइवर्ज होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम फ्रॉम अ रियल ऑब्जेक्ट। और ये एनी ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि ये इंसिडेंट रेज को क्या कर रहा है, रिसीव करने का काम कर रहा है। और मैंने क्या बताया, पोल के अगर इस डायरेक्शन में जा रहे तो यू, ये क्या हुआ, इसका रियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। डाइवर्ज होना मतलब क्या, रेज उसके ऊपर फॉल होंगे एंड देन डाइवर्ज होंगे, ओके। कन्वर्ज होना मतलब एक जगह आना, डाइवर्ज होना मतलब एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाना, उसको डाइवर्ज होना हम लोग बोलते हैं। तो ये डाइवर्जिंग बीम हो गई। सिमिलरली ये कौन सी हो गई, देखो कन्वर्जिंग बीम हो गई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से कुछ दूर से ये रेज आ रहे हैं और ये दूर से आने वाले रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें ऐसे फील होता है, ऐसे अपेयर होता है कि यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ये रेज मानो आ रहे हैं, बट एक्चुअल में ये पॉइंट है नहीं। यही रेज जो इसके ऊपर फॉल होंगे एंड देन ये रेज इस डायरेक्शन में, ये तो नॉर्मल है तो नॉर्मल उसी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब अपेयर टू बी डाइवर्ज, एक्चुअल में वो डाइवर्ज नहीं हो रहे। तो इसकी जो इमेज है वो हमें यहाँ पे दिखेगी। तो ये वर्चुअल इमेज है, इसको क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज। आई होना चाहिए यहाँ पे, दिस इज वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज हमें यहाँ पे दिखती है, तो हमें ऐसे फील होता है कि वो वर्चुअल इमेज से कुछ रेज बाहर निकल रहे। तो ये रेज जो है वो यहाँ पे क्या हो रहे, देखो these rays are coming at towards this point at single point, it get converge at single point, और उसी सिंगल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों,
कन्वर्जिंग इंसिडेंट बीम, इसको हम कन्वर्जिंग, ये जो बीम है इसको हम कन्वर्जिंग इंसिडेंट बीम बोलेंगे, और ये जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी ये कौन सी, डाइवर्जिंग इंसिडेंट बीम है, इंसिडेंट डाइवर्जिंग बीम है, ठीक है, एंड ये कन्वर्जिंग इंसिडेंट बीम है। तो यहाँ पे देखो ये पोल है, यहाँ पोल इस यहाँ पे आएगा, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस हमने लिया है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, ये जो डिस्टेंस हमने लिया है वो कहाँ है, इस साइड में है, मतलब राइट साइड में है। तो राइट साइड में हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो ये भी मुझे क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। बच्चों ये सब हम लोग है ना अपने टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस से चल रहे हैं, तो जितना आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वो सभी टॉपिक्स में यहाँ पे कवर कर रही हूँ, कुछ भी टॉपिक में छोड़ नहीं रही। उसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करवा रहे, सब कुछ सॉल्व करवा रहे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई मीन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे जो हमने 2 टॉपिक स्टडी किए, सबसे पहले हमने स्टडी किया रिफ्लेक्शन क्या होता है, देन हम लोगों ने स्टडी किया रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होता है इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी फिनोमेनॉन दिए हैं सब कुछ यहाँ पे स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, देन हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन में बहुत सारे डेरिवेशंस वगैरह है, लेकिन इसमें ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है और बहुत सिंपल भी है। तो बच्चों रिफ्लेक्शन सबको पता है, मान लो एक यहाँ पे मैंने प्लेन सरफेस लिया, ओके, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ की, एंड इस नॉर्मल की यहाँ पे ये इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हेन एनी रे इज इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट, तो इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, और जब ये इसके ऊपर फॉल होने के बाद ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। तो 2 टाइप के रेज होते हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, और इस टाइप के फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। सो ये जो एंगल है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज द नॉर्मल, ये क्या है यहाँ पे नॉर्मल है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो ये रिफ्लेक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड जो कुछ भी पॉइंट्स है आपके बुक में दिए हुए वो अभी हम लोग देखते हैं। अब देखो बच्चों प्लेन सरफेस का मिरर यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा है, हम लोग है ना मिरर के सामने बहुत बार खड़े रहते हैं और खुद को देखते रहते हैं, वही मिरर है ये, है ना। तो हमारी ब्यूटी देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिरर यूज़ करते हैं। तो वैसे यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये प्लेन मिरर के सामने ये जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज देखो एज इट इज़ हमें दिख रही है। तो आपको पता है ना इमेज, हमारी इमेज मिरर में एज इट इज़ दिखते हैं, अगर हम मोटे हैं तो मोटे दिखेंगे, पतले हैं तो पतले ही दिखेंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम बहुत मोटे हैं और पतले दिख रहे हैं, ऐसे कभी नहीं होता। मतलब प्लेन मिरर के सामने एक्चुअल इमेज हमें दिखती है, तो उसी की प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। बहुत सिंपल है, बस क्या होता है जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट में दिखता है, मैं उल्टा बता रही, ये मेरा राइट हैंड है, जो हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट में दिखता है, जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो राइट में दिखता है। मतलब लैटरली इन्वर्टेड इमेज दिखती है ना। लैटरली इन्वर्टेड मतलब ऐसी, हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज हमें दिखती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है एक्चुअली। बट इमेज की साइज़ देखो, जितनी साइज़ यहाँ पे है उतनी ही साइज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बस इमेज क्या है, लैटरली इन्वर्टेड, मतलब ये साइड उसकी इस साइड में दिख रही है, ये साइड उसकी इस साइड में दिख रही है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, बस इतना डिफरेंस। और तो और जितना दूर आप इसको रखोगे, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस हमें ये दिखेगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे इमेज का एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम रहेगा, इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज सेम रहेगी, बस वो लैटरली इन्वर्टेड रहेगी, इतना डिफरेंस है, ठीक है। यही हमारे प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वर्चुअल, ओके, एंड लैटरली इन्वर्टेड। वो एक वर्चुअल होती है, रियल इमेज नहीं होती। रियल एंड वर्चुअल ऐसे 2 इमेजेस होती है ना, तो ये वर्चुअल इमेज है, इट इज़ नॉट अ रियल इमेज। एक्चुअल वर्ड में फॉर्म हो रही है क्या, वो नहीं। तो वहाँ पे एक्चुअल
इस प्लेस में अगर वो फॉर्म होती तो हम उसको रियल इमेज बोलते, बट वो मिरर में दिख रही है हमें तो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल है एंड लैटरली इन्वर्टेड, जैसे मैंने आपको बताया राइट लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट राइट में दिखता है। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी देखो क्या है, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही हमें यहाँ पे इमेज दिखती है। एंड थर्ड इज इट इज सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस, वो सेम डिस्टेंस पे सिचुएटेड है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बट ऑन द अदर साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो उसी डिस्टेंस पे है लेकिन ऑब्जेक्ट के अदर साइड में। हम जितना दूर जाते हैं उतना इमेज भी दूर जाती है ना। इसका मतलब इमेज दूसरी साइड में है लेकिन सेम डिस्टेंस में, हम नज़दीक आ रहे इमेज भी नज़दीक आ रही है, हम दूर जा रहे इमेज भी दूर जा रही है, बस ये डिफरेंस है। बाकी दोनों का जो साइज़ है वो सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सिंपल है बच्चों ये, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो बच्चों क्या दिख रहा है यहाँ पे हमने क्या किया पता है क्या, हमने दो मिरर लिए हैं और दोनों को हमने इंक्लाइन किया मतलब कुछ एंगल में इंक्लाइन किया है। देखो यहाँ पे ये एक मिरर है इस साइड का, ये एक मिरर है इस साइड का, इन दोनों को हमने कुछ एंगल में रखा है। बच्चों सोचो ज़रा किसका एंगल बड़ा है, इसका एंगल अलग है एंड इसका एंगल अलग है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका एंगल मुझे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, ये मिरर का एंगल मुझे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है एंड ये मिरर का एंगल मुझे छोटा दिख रहा है। यहाँ पे एंगल छोटा है, यहाँ पे एंगल बड़ा है। इमेजेस देखो कितनी दिख रही है, एक इमेज, ये दूसरी, तीसरी, एंगल चेंज किया तो इमेजेस भी चेंज हो गए। वन, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 इमेजेस फॉर्म हो रही है। यहाँ पे कितनी 1 2 3 इमेजेस फॉर्म हो रही है। बच्चों मिरर तो दो ही है, मिरर दो ही है लेकिन उसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज करने की वजह से उसकी इमेजेस के जो नंबर्स है वो चेंज हो गए। तो ये मूवीज़ में बहुत बार हम यूज़ करते हैं। मूवीज़ में यूज़ कैसे करते हैं इसको, अगर आपको वहाँ पे बहुत नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाने हैं, कितने लोग हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लोग दिखाने हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, इस टाइप के मिरर रख देते हैं ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश दिखेगी। तो है ना, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और एग्जीबिशंस में भी आप लोग देखोगे तो वहाँ पे भी किया होता है इसको बहुत बार। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं अभी, क्या कि ये नंबर ऑफ इमेजेस एंगल पे डिपेंड करती है। तो एंगल के हिसाब से कितनी इमेजेस है उसको हम लोग मेजर करने वाले हैं। उसको कैसे मेजर करना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पेज लगेगा, तो फॉर्मूला मैं पहले बताऊंगी आपको। बस इमेजेस फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन, ये एक्चुअली टॉपिक का नाम है, इन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन एंड एंगल थीटा। तो ये थीटा एंगल के ऊपर, ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा के ऊपर वो कैसे डिपेंड करता है उसकी अभी हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा पेज लेना चाहूंगी। देखो एक सेकेंड ना, अब देखो बच्चों ये जो इमेजेस, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला देखो क्या है, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। वो दो मिरर्स के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो बच्चों यहाँ पे 3 केसेस बनती है। एक तो ये थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद आप इस रेशो को सॉल्व करोगे, जो आने वाला आंसर रहेगा मतलब n। सबसे पहले इफ n इज एन इवन इंटीजर, अगर जो n हमें मिला है वो एक इवन इंटीजर है, n इज एन इवन इंटीजर, देन नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होती है देखो, देन नंबर ऑफ इमेजेस मतलब कैपिटल N हम लोग लेंगे, n कितना होता है दैट इज n-1 हम लोग करेंगे। अगर आपको n की वैल्यू इवन इंटीजर मिली है, मतलब मान लो यहाँ पे 2 मिला है, 4 मिला है, 6 मिला है, ये मिला है, तो अगर इवन इंटीजर से तो n की वैल्यू हम लोग क्या लेने वाले हैं, n-1 लेने वाले हैं, ठीक है। दूसरा
वो इवन ही नहीं ऑड भी हो सकती है। मान लो n इज एन ऑड इंटीजर, ये अगर ऑड है, ऑड इंटीजर है, देन नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म करेंगे देखो। तो इसमें दो केसेस बनती हैं, ऑड इंटीजर है और अगर ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली ऑन द बाइसेक्टर, object is exactly on the bisector, then n is equal to n minus 1 आएगा, ठीक है। and if object is of the bisector, bisector मतलब पता है आपको, बताती हूँ क्या है। of the bisector अगर पता होगा तो आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। n इज इक्वल टू, अगर ऑफ द बाइसेक्टर है तो आप डायरेक्टली जो आंसर आया है n, वही आपका नंबर ऑफ इमेजेस रहेगा, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है n, ओके। और सॉरी, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है देखो, ये दो मिरर्स हैं, ये मिरर्स को मान लो ये दो मिरर्स हैं ऐसे इंक्लाइन किए हुए, इसके सेंटर में एंगल, बाइसेक्टर पता है ना आपको, मान लो ऐसा एंगल है तो यहाँ पे दोनों को बाइसेक्ट करने वाला, मतलब ये मान लो कितना है 45 है, 45 नहीं, कोई इवन नंबर ले लेते हैं, 46 है, तो इसका 23 ये 23 डिवाइड करने वाला एक लाइन रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बाइसेक्टर। मतलब एंगल को इक्वली डिवाइड करने वाला लाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्टर। तो ये दोनों का एंगल मान लो 60 है, तो बीच का जो 30 डिग्री एंगल रहेगा वहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऑन द बाइसेक्टर है तो हम लोग n-1 लेंगे, और अगर ऑफ द बाइसेक्टर है तो हम लोग n इज इक्वल टू n ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको कहा जाता है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। और एक है बच्चों यहाँ पे तीसरी केस भी है, मान लो कभी कभी ये इंटीजर नहीं है, कभी तो वो इंटीजर होता है, मतलब इवन इंटीजर रहेगा, 2, 4, 6 रहेगा, या फिर 1, 3, 5 रहेगा, ऐसे हो सकता है। बट मान लो इनकेस ये इंटीजर नहीं है, मतलब कोई फ्रैक्शन है, तो मान लो कोई फ्रैक्शन ऐसा है, एक नंबर लेती हूँ, मान लो 1.65 ऐसा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी तो आंसर मिल सकता है। तो बच्चों ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे जो नंबर रहेगा उतनी नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होगी, ओके। मतलब तीसरी केस क्या रहेगी, अगर वो इट इज़ नॉट इंटीजर, वो इंटीजर नहीं है, आने वाला आंसर इंटीजर नहीं है, इफ n is not integer, then n is equal to हम लोग m लेंगे, एंड m क्या रहेगा, m is an integral part, of n, ओके। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, n इज एन इवन इंटीजर, देन n इज इक्वल टू n-1 आएगा, n is an odd integer, then n is equal to n-1 if exactly on the bisector, and n is equal to n if it is off the bisector. n is not integer, then n is equal to m, m is an integral part of n, okay. सो बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो मैं अभी यहाँ पे लेने वाली हूँ, तो स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है। तो बच्चों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, अभी जो फॉर्मूला हमने देखा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बच्चों इसको स्टार करो क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड इफ एनी टाइनी ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड, अलग अलग एंगल्स दिए हैं 35 डिग्री, 36 डिग्री, 40 डिग्री एंड 45 डिग्री। इनके लिए हमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी ये निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला कितना दिया है, θ1 इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो n इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 360 डिवाइड बाई θ1, मतलब n इज इक्वल टू क्या आएगा 360 डिवाइड बाई 35। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 10.28। तो बच्चों ये जो है n,
n क्या है यहाँ पे, n इज़ नॉट एन इंटीजर, ये हमें इंटीजर मिला क्या, नहीं, ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, number of images formed is equal to, मतलब n is equal to कितना मिलेगा, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 10, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी 10 होगी। अगर एंगल 35 डिग्री रहा तो ये नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होगी। ये एक्सरसाइज का सवाल है। उसके बाद देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड क्या दिया है हमें 36, इसका मतलब θ2 आपको दिया है 36 डिग्री, 36 डिग्री दिया है। तो इसका नंबर ऑफ इमेजेस देखो कितना फॉर्म होगा। क्या कर रही मैं, क्या कर रही यार, सॉरी, 36 डिग्री। तो n इज इक्वल टू कितना होगा देखो, 360 डिवाइड बाय 36, ओके, दैट इज 10। ओके, n इज इक्वल टू कितना मिल रहा है मुझे 10। तो हमारा रूल क्या है, अगर n इज इक्वल टू 10 है मतलब इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर के लिए हम लोग क्या करते हैं, n-1 करते हैं। सो n इज एन इवन इंटीजर, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, मतलब n इज इक्वल टू कितना आएगा, n-1, सो n इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पे 9। ओके, ये सेकेंड का आंसर। अब देखते हैं थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड कितना दिया है एंगल, देखो चेक करो 40 डिग्री। इसकी बात करते हैं अभी। θ3 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 40 डिग्री। तो n इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 360 डिवाइड बाई 40, तो 0 0 गेट कैंसल, 4 9 जा, तो n इज इक्वल टू मुझे कितना मिल रहा है 9। n इज एन ऑड इंटीजर, इसका मतलब ऑड इंटीजर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑड इंटीजर की दो पॉसिबल केसेस होती है ना, ऑड इंटीजर, देन हम लोग क्या लेंगे, अगर इफ n इज ऑन द बाइसेक्टर, अगर बाइसेक्टर के ऊपर है, n इज ऑन द बाइसेक्टर, देन कैपिटल N की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, बाइसेक्टर पे होगा तो n-1 करेंगे हम लोग, मतलब 9-1, तो n इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। एंड सेकेंड, इफ n इज ऑफ द बाइसेक्टर, देन n इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 9। ओके, जब वो ऑन द बाइसेक्टर रहेगा तो हमें 8 मिलेगा, ऑफ द बाइसेक्टर रहेगा तो हमें 9 मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड एंगल। अब देखते हैं फोर्थ एंगल। θ4 इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 45, तो मुझे कितना मिलेगा, n इज इक्वल टू 8 मिलेगा। अगर n 8 है इसका मतलब क्या, ये इवन इंटीजर है, तो वही वापस वही फॉर्मूला, देयर n इज एन इवन इंटीजर, देन इवन इंटीजर है, देन कैपिटल N इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा n-1, n इज इक्वल टू 8-1, n इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 7। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, स्टार करो, एक्सरसाइज का सवाल था। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपकी तो लॉटरी लग गई, आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद का सवाल देखते हैं, और ये मुझे आप लोग खुद सॉल्व करके बताओगे। चलो एटलीस्ट ट्राई करो, आपको आता है कि नहीं। चलो चलो बच्चों, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। कौन बताएगा सबसे पहले, चेक करते हैं क्या दिया है, एंगल 38 डिग्री दिया है ना। 38 डिग्री का आंसर क्या आता है, चलो सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो पहले, क्या दिया है उन्होंने, एंड देन मुझे सॉल्व करके बताओ। 1 मिनट, 9 पॉइंट कौन बताएगा, एक सेकेंड ट्राई करो एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट ट्राई करो। ओके, वेट अ मिनट, कितना दिया है 38 दिया है ना, 38, 39, 40। ओके,
देखो मैं बताती हूँ अभी। क्वेश्चन देखो क्या है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन एट 38 डिग्री। देखो सबसे पहले तो उन्होंने कितना दिया है, 38 डिग्री ये एंगल दिया है, θ1 इज इक्वल टू 38 डिग्री। दिस एंगल इज नाउ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, मतलब 38, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको 39 करोगे, उसके बाद क्या करोगे आप इसको 40 करोगे, एंड देन आप क्या करोगे इसको 41 करोगे, है ना। θ4 कितना होगा, 41 होगा। ग्रेजुअली इंक्रीज किया, द बीइंग सिमेट्रिकल ऑल द टाइम, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो बच्चों देखो अगर 38 है तो n यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 360 डिवाइड बाय 38 अगर मैंने किया तो मुझे क्या मिलता है, 9.47 समथिंग मिलता है आंसर। हमें क्लियर, 9.47 मिलता है। अगर मैं इसको 39 करती हूँ बच्चों तो n इज इक्वल टू कितना बनेगा, देखो 360 डिवाइड बाय 39 अगर किया तो दैट इज़ 9.2 समथिंग मिलता है। और अगर मैं 40 करूँ तो ये एग्जैक्टली मुझे 9 मिलेगा। 360 डिवाइड बाय 40 अगर किया तो ये एग्जैक्टली कितना मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा, मतलब n इज इक्वल टू मुझे 9 मिलेगा। और इसके बाद अगर 41 किया तो ये कुछ भी आंसर आएगा, आप चेक करके देखो। लेकिन यहाँ पे मुझे n कितना मिलेगा, यहाँ पे मुझे n कितना मिलेगा, यहाँ पे मुझे n की वैल्यू लेस देन 9 मिलेगी। एम आई क्लियर, मतलब n छोटा हो जाएगा अभी, मतलब यहाँ तक मुझे जब व्हेन एंगल इज बिटवीन 38 टू 40, 38 टू 39 ही करो, 38 टू 40 चलेगा, 40, देन n is less greater than 9, n is greater than 9, that means यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी, that means number of images formed कितनी मिलेगी मुझे, formed is equal to 9 मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये लेस देन 9 हो जाएगा, मतलब when it becomes 41, then number of images formed is 8 ओके। आया समझ में, वेरी सिंपल स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये अभी इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। देखो बच्चों क्या क्या स्टडी किया आज हम लोगों ने, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है ना। पहले हमने क्या किया, साइन कन्वेंशंस, मैंने आपको क्या बताया, पोल के लेफ्ट साइड में होगा तो निगेटिव, राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड में होगा तो पॉजिटिव, डाउन साइड में होगा तो निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड में पॉजिटिव, डाउन साइड में निगेटिव। उसके बाद हम लोग देखते हैं डाइवर्जिंग बीम मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट जब फॉल होगा तो वो डाइवर्ज होगा, मतलब स्प्रेड आउट होगा, तो उसको हम डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। कन्वर्जिंग बीम मतलब किसी मिरर के ऊपर जब लाइट फॉल होगा तो हमें ऐसे अपेयर होता है कि कहाँ से किसी पॉइंट से वो सब रेज आ रहे हैं किसी एक पॉइंट से, तो उसको हम कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। फिर रिफ्लेक्शन तो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था। फिर प्लेन सरफेस में जो रिफ्लेक्शन, मेन पार्ट अभी स्टार्ट किया है रिफ्लेक्शन का। तो प्लेन सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होता है तो वो कुछ इस प्रकार होता है, वर्चुअल इमेज है, सेम साइज़ की इमेज है, सेम डिस्टेंस पे है, बस लैटरली इन्वर्टेड है, ये हमने देखा। उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इन बिटवीन प्लेन मिरर्स इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, तो अगर थीटा चेंज कर दे तो नंबर ऑफ इमेजेस भी चेंज हो जाएगी। तो वो कैसे फाइंड करना है, उसके कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं। 360 बाई थीटा फाइंड करना है पहले n,
अगर n इवन मिलता है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 लेंगे, ऑड मिलता है तो बाइसेक्टर पे है तो n-1, ऑफ द बाइसेक्टर है तो n=n, एंड n अगर नॉट इंटीजर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट हमें लेना है। देन उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। एक स्टार किया हुआ एक्सरसाइज का सवाल है और दूसरा जो आपके बुक में सॉल्व है ये क्वेश्चन, ओके, तो ये ऐसे हमने सॉल्व किया है। तो बच्चों ये था हमारा ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2, ओके। इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। लेक्चर लगातार देखते रहिए। अगर इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं तो वो भी मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो तब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बेसिक से लेकिन एंड तक पढ़ा रही हूँ, मतलब एंट्रेंस तक पढ़ा रही हूँ। तो लेक्चर को ज़रूर ठीक से ऑब्जर्व करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उस हिसाब के खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई ज़रूर करें, लाइफ में कुछ बनना है ऐसे ख्वाब ज़रूर देखें, तभी आप लोग सपने पूरे कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।